हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PL क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि SSC CHSL की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, तो हमारे चैनल पे मैथ के टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हर क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही रखा है, जो आपको काफ़ी पेपर में मदद करेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर आगे देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एक मिनट। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 and 18 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। ठीक है, आपको दो नंबर का सम और प्रोडक्ट दे रखा है जो कि 11 और 18 है। तो आपको इसके रेसिप्रोकल का सम बताना है। ठीक है, करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए आप दो नंबर को, एक नंबर को हम चलो x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को y। ठीक है, तो पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा y। तो हमें दोनों का सम कितना दे रखा है 11। ठीक है, तो दोनों का सम कितना है 11। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 18। ठीक है, तो हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। बस अब हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल का सम निकालना है, जो कि इन्हीं से हमें देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो आप देखेंगे इसके रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो y का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो हम दोनों का अगर सम करते हैं तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में x इंटू वाई और ऊपर y प्लस एक्स। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, y इधर चला जाएगा x इधर। ठीक है, तो x प्लस वाई बोलो या y प्लस एक्स, बात तो एक ही है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू तो पता ही है कितनी है 11। ठीक है, और x इंटू वाई की वैल्यू भी पता है हमको 80। तो आप देखेंगे काफ़ी आसानी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि हमें डी ऑप्शन राइट मिल जाता है। तो 11/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई भी आपको इसको कठिनाई नहीं आई होगी। तो देखेंगे कि आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा, आपको लगेगा उस टाइम कि मुझे हाँ आ रहा है, पर आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि मुझे आया कि नहीं आया। ठीक है, तो करिए। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक मिनट। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। द सम ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है, दो नंबर जो है वो रेशियो में है, तो हमें उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो है 2028। तो उन नंबर का सम क्या होगा हमें वो बताना है। ठीक है, करिए करिए इसको, ये भी आसान ही है, कर लेंगे आप इसको, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो करते हैं इसको। आप मान लीजिए अगर ये रेशियो में है तो ये क्या होगा 3x। ठीक है, क्योंकि ये 3 का ही तो मल्टीपल होगा। मान लीजिए, जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए 49 है और अपॉन 14 है, तो ये कितना हो गया 7 7 जा और ये 7 2 जा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 7:2 में है, तो ये दोनों 7 और 2 के मल्टीपल तो है ही। जैसे 14 जो है वो 2 का मल्टीपल है ही, और जो 7 है वो 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है ही। वैसे ये जो अगर रेशियो में दे रखा होता है आपको, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो देखेंगे अगर आपको ये रेशियो में दे रखा होता है तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा 4x। तो दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, क्या है प्रोडक्ट 2028। ठीक है, तो हम इसका 4 3 12 और ये x² हो जाएगा, तो 2028। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 2028/12। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 169। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आपको 169 देखने को मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 13 मिल जाएगी। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इनका सम बताना है, तो आप बस इनका सम कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या है 3x प्लस 4x। ठीक है, ये इनका सम हो जाएगा 3x प्लस 4x, जो कि 7x हो जाएगा। और x की वैल्यू तो आपको पता ही है, बस ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। तो 7 इंटू 13 कितना 91 आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। पहले तो हमने इसका प्रोडक्ट करा जो कि 12x² 2028 आया, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो 13 आई, फिर वही हमने इसके सम में रख दी, तो 3x और प्लस 4x का सम 7x, यहाँ पर हमने 7 × 13 करा, 91 हमें इसका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे इसमें समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, करिए। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा। ऐसा नहीं होता, कभी कभी छोटे छोटे डाउट रह जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा एज्यूम कीजिए, ठीक है, ये इसी मेथड से होगा। आपको ऐसा नंबर बताना है कि अगर आप उसको 1000 में से माइनस करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर आप 30 का स्क्वायर करते हैं, ऐसे कर लीजिए, तो वैसे आप समझ गए कि 13 का स्क्वायर तो 900 होता है। तो ये तो है वैसे परफेक्ट स्क्वायर, पर अब 100 इससे आगे भी बन सकता है या नहीं, आप ये देखिए, ठीक है। आप देखिए 31 का स्क्वायर कितना होता है। 31 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, कितना होता है 31 का स्क्वायर, 961, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर 961। अब मुझे तो लग रहा है कि यहीं पर ही काम हो गया, पर आप आगे भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो आप जानते हैं ये तो बड़ा हो गया, ये तो होगा नहीं, तो हमें ये 961 ही आंसर आपको सही मिल जाएगा। तो 961 लाने के लिए हम 1000 में से क्या माइनस करेंगे। तो सीधी सी बात आप समझ गए होगे कि 1000 को अगर मुझे 961 बनाना है तो उसमें से मैं क्या 39 माइनस करूँगा। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम 1000 में से क्या माइनस करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम 1000 में से 39 माइनस करते हैं तो वो 31 का स्क्वायर बन जाता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है 39, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। इसको तो चलिए, इसको तो कोई भी कर लेगा। आगे चलते हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो, आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, पूरी मेहनत लगानी है। जब आपसे नहीं होगा तब आप आगे सॉल्यूशन देखिए, वरना तो आप खुद से सॉल्व भी कर लेंगे तो मेरा सॉल्यूशन भी मत देखिए, आप स्किप करके अगला देखिए। देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम सेपरेटली इन 10 आवर एंड 15 आवर। दे कैन टुगेदर फिल द सिस्टम इन, ठीक है। तो मैं आपको सीधे सीधे इसका मीनिंग बता देता हूँ कि जो 2 पाइप हैं, किसी टंकी को भरने में एक पाइप जो है वो 10 घंटे लेता है और दूसरा 15 घंटे। तो अगर दोनों साथ में मिलकर भरें तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। करिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इसको भी, ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे सवाल तो आपको बिल्कुल आने चाहिए, इन सवाल को तो छोड़ना ही नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप पाइप की एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है, ये सबसे मेन काम होता है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मान लिए एक टंकी 1 यूनिट की होगी, ठीक है, 1 यूनिट मानते हैं, ये एज्यूम करते हैं क्योंकि 1 यूनिट लेना पड़ता है इसमें, ठीक है, अगर नहीं दिया होता है। तो 1 अपॉन कितना, पहली टंकी 10 घंटे में, ठीक है। तो पहले पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2, और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/15, ठीक है। अब दोनों की हम साथ में एफिशिएंसी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों की, क्योंकि दोनों को साथ में ही पानी भरना है, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी हमको। तो 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। इनका एलसीएम कितना जाएगा 30, ठीक है। 10 3 जा और 15 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 5/30। अब एक बात तो आपको पता होगी कि अब हमें इसमें पूछा गया क्या गया टाइम, ठीक है, कि कितने टाइम में वो उस टंकी को भर देंगे। तो टाइम हमेशा एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमें एफिशिएंसी मिल गई, तो टाइम क्या है, बस इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको इसका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो 5/30 था तो वो 30/5 हो जाएगा, तो 5 6 जा, तो 6 घंटे जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमें दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है, कितनी आ गई, पहले पाइप की एफिशिएंसी आ गई 1/10 और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी आ गई 1/15। फिर हम दोनों की एफिशिएंसी को सम कर देंगे, जो हमें देखने को मिला 5/13, ठीक है। फिर एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होती है, तो हमें टाइम निकालने के लिए बस इसको उल्टा कर देना है और हमें टाइम मिल जाएगा, जो कि 6 घंटे हमें राइट ऑप्शन देखने को मिल जाता है ए ऑप्शन में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को, इसमें भी आपको एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि ये जो वर्क वाले होते हैं या पानी भरने
कि कितना टाइम लगेगा, इन सब में आपको एफिशिएंसी से ही काम करना पड़ता है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively. They begin to work together, but A left after 4 days. In how many more days would B alone complete the remaining work? ठीक है, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ। जो A और B है वो किसी काम को 12 और 15 दिन में, ठीक है, A जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और B जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। वो दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, पर वो दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं? सिर्फ 4 दिन तक, क्योंकि उसके बाद जो है ए जो है वो लेफ्ट कर जाता है, क्योंकि ए और बी ने 4 दिन तक तो साथ में काम करा, पर 4 दिन के बाद ए जो है वो चला जाता है। तो जो बाकी बचा हुआ काम है वो बी अब अकेला कितने दिन में कर पाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वही सब सारा खेल एफिशिएंसी का है। सबसे पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकालिए। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, जैसे ए को हम ई है, ठीक है, ए ले लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/12। ठीक है, काम को हम, मैंने बोला था आपसे किसी भी चीज़ को, वर्क को 1 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 1/12। और दूसरे की बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/15। ठीक है, तो आपको दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। तो दोनों ने कितने दिन तक काम करा, काम एक है तो 4 दिन तक उनने कितना काम खत्म कर लिया, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि बी ने कितने दिन तक काम करा। पहले हम देखेंगे कि आखिरकार 4 दिन के बाद काम कितना बचा, तो टोटल काम जो है वो 1 है। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया है। तो कुछ नहीं, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वैसे ही वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो समझ गए होगे, मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ। तो हमें वर्क निकालना है। ठीक है, तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, तो हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, तो 1/12 प्लस 1/15 इंटू 4। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, इतना तरह, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 12 5 जा और 15 4 जा इंटू 4। ठीक है, 4 15 जा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9/15। तो वर्क कितना हो जाएगा 9/15। इसको भी हम 3 से भी डिवाइड कर लेंगे, 3 3 जा और 3 5 जा, तो मतलब 4 दिन में ए और बी ने मिलकर 3/5 कर लिया और टोटल काम कितना था 1 था। ठीक है, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप समझ गए होगे, एक मिनट, हम अगले क्वेश्चन पहुँच गए, एक मिनट। तो देखते हैं। ठीक है, तो उनने 4 दिन में कितना काम कर लिया था ए और बी ने मिलके 3/5। ठीक है, 3/5 वो काम कर चुके थे और टोटल वर्क कितना था 1 था, तो 1 माइनस 3/5 मतलब काम कितना बचा है वो निकालेंगे। तो काम कितना बचा है 2/5। तो ये सारा काम किसको करना है, बी को अकेले करना है। तो ये काम हो गया और ये बी को अकेले करना है। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो ये हम टाइम निकालने के लिए 2/5 इंटू 15, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 15 तो है, तो 5 3 जा तो 3 2 जा 6 डेज, इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, फिर 4 दिन में उनने कितना काम करा वो निकालना है, फिर उसको जो टोटल वर्क में से माइनस करके, जैसे हमने 3/5 कर लिया था 4 दिन में, हमने फिर टोटल वर्क में से इसको माइनस करा, फिर जो रिमेनिंग वर्क था उसको हम बी के डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन मिलता है 6 डेज। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, करिए कोशिश करिए। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अ सॉलिड मेटेलिक कोन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। ठीक है, अ सॉलिड मेटेलिक कोन is melted and recast into a solid cylinder of the same base as that of the cone. If the height of the cylinder is 7 centimeter, the height of the cone was. तो ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा इसका थोड़ा पूरा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कि एक जो कोन है उसको हम मेल्ट करके सिलेंडर में चेंज कर देते हैं,
तो सिलेंडर और कोन का बेस तो सेम है पर हमें हाइट डिफरेंट है। तो सिलेंडर की हाइट तो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, पर हमें कोन की हाइट निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत से बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। तो आप एक बात तो जानते होंगे कि अगर हम किसी एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो क्या चीज़ कॉमन होती है? वॉल्यूम जो होता है वो दोनों का कॉमन होता है, ठीक है। तो बस हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे और हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको पता ही होगा कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम किसके इक्वल रख देंगे? सिलेंडर के वॉल्यूम के। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम के हमने इक्वल रख दिया। अब वैल्यू रख देते हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ा काट देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा। वो क्यों कट जाएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो रेडियस तो सेम होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो क्या बचा? 1/3 इंटू एच एच, ठीक है। हमें कोन की तो हाइट निकालनी है और सिलेंडर की हाइट हमें यहाँ पर भी सिर्फ एच ही बचा, जो कि हमको दे रखा है 7। तो कुछ नहीं, बस आपको ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी? 7 × 3 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको वॉल्यूम इक्वल रखना था और हाइट निकाल लेनी थी, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। बस ये चीज़ याद रखिए, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। ये एक डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए इसको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन यही है डिस्काउंट वाले में, वरना बाकी क्वेश्चन तो और भी टफ वाले भी होते हैं इसमें, पर ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको उसको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। कोई फॉर्मूला वार्मूला याद नहीं करना आपको उसका, एक सिंपल ट्रिक के साथ, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 की थी पहले, ठीक है। फिर उसको कितने 20% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे आप चार्ट बना के करिए इसको, आप जल्दी कर लेंगे। अगर आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है तो ये चीज़ कितने की हो जाती है? ये चीज़ हो जाती है आपको 80 की, ठीक है। जैसे 100 की चीज़ थी, जैसे आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिला वो 80 की हो गई। फिर आप नीचे देखेंगे, फिर इसको कितने 25% का डिस्काउंट मिला। जब ये इस पर 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा तो ये चीज़ आपकी कितनी की हो जाएगी? 60 की हो जाएगी। फिर ठीक है, फिर आपको 10% डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो यही चीज़ कितने की हो जाएगी? आपकी 54 की, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि 100 से लेकर वो 54, मतलब उसको 3 डिस्काउंट मिलने के बाद वो 100 की चीज़ उसको 54 रुपये में मिल जाती है। तो उसको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? तो उसको ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा 100 माइनस 54, ठीक है। तो उसको 46% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब उसको जो चीज़ उसको 100 रुपये मिल रही थी वो एंड में उसको डिस्काउंट करने के बाद 54 रुपये की मिलती है। तो अब सीधी सी बात है, जब उसको 100 की चीज़ 54 रुपये में मिल रही है तो उसको 46% का डिस्काउंट मिला है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करिए, सॉल्व करिए। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 100 इज, ठीक है। आपको इसमें एवरेज बताना है सारे ऑड नंबर्स का जो 100 से छोटे हैं, ठीक है। करिए इसको। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका सम ऊपर टोटल सम रखेंगे और नीचे टोटल नंबर्स को कितने का आपने सम किया, ठीक है। करिए इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 100 में 1 से लेकर 100 तक 50 ऑड नंबर होते हैं और 50 इवन होते हैं, ठीक है। ये तो आपको सभी को ये वाली बात पता होगी कि 100 तक 50 ऑड होते हैं, 50 इवन, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि हम ऑड का सम कैसे निकालें, ठीक है। ऐसे थोड़ी करेंगे आपकी 1 + 3 + 5, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप ऑड नंबर्स का सम निकालना चाहते हैं तो बस टोटल नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जो सम का फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। तो ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा? 50 स्क्वायर, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर सम रखेंगे। सम कितना था? 50 स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं? 50 और नंबर्स होते हैं ना, तो अपॉन 50। तो 50 से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको 50 देखने को मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, करिए इसको। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन, समझा देता हूँ थोड़ा, तब आपको थोड़ा करने में आसानी होगी।
पढ़िए, ए ट्रैवल 15 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, ही ट्रैवल अनदर 25 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर एन एंटायर जर्नी। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ट्रिक से मत कीजिए, आप क्वेश्चन को समझिए वो कहना क्या चाह रहा है उसको। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आप उसको माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उसको माइंड में ही कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि पहले वो 15 किलोमीटर, ठीक है 15 किलोमीटर वो कितने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करा होगा, ये हमें पहले सबसे निकालना है। सबसे पहले हमें 15 किलोमीटर जो उसने 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करी है उसका हमें टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो अगर वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, आपको ऐसे करने, ठीक है 30 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में चलता है तो 15 किलोमीटर कितने आधे घंटे में। सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझ जाएंगे, कोई फॉर्मूला मत लगाइए, इसको यूनिटरी मेथड से कीजिए कि ये यूनिटरी मेथड होता है। अगर वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 15 किलोमीटर आधे घंटे में चलेगा, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर आधे घंटे में सफ़र तय कर लेता है। ठीक है, ये पहला सफ़र वो आधे घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला वो 25, ठीक है 25 किलोमीटर कितने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो अब देखिए वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में करेगा और 25 2.5 घंटे में। ठीक है, ये भी एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अगर वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में करता है तो 5 किलोमीटर कितने में करेगा आधे घंटे में, और 20 2 में, तो 20 + 5 25, और वैसे ही 2 + आधा 2.5 घंटा। ठीक है, तो दूसरी बार में उसको 2.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, टोटल जर्नी कितने किलोमीटर करी उसने उसको और अपॉन टाइम, टोटल टाइम, बस आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसको रेस कर देते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया है, क्योंकि देखते हैं तो टोटल उसको कितना टाइम लगता है 3 घंटे। ठीक है 3 घंटे, ठीक है इसको 3 घंटे टोटल टाइम लगता है। पहली जर्नी में उसको आधा घंटा लगता है, दूसरी में 2.5 घंटे। ठीक है, तो दोनों का सम करके हमें 3 घंटे मिल जाता है। और टोटल उसकी जर्नी कितनी थी, पहले वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर 25। ठीक है, तो टोटल उसकी जर्नी थी 40। तो एवरेज स्पीड जो उसकी है वो 40/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलती है, राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए ये एक प्रॉफिट लॉस वाला सवाल है, ये बहुत ही आसान है, ये तो कॉमन सवाल है, बहुत से बच्चों को आता है, ये सब कर लेंगे इसको। करिए बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹320 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेन 20%। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है, तब तक आप खुद ही कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। तो देखिए, अगर एक आदमी आर्टिकल को 320 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लॉस हो जाता है, तो उसको किस प्राइस से बेचे कि उसको 20% का फ़ायदा हो। तो ठीक है, करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आखिरकार ये था कितने का, तभी तो आप उस पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो आइए इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, CP का फॉर्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस, जो कि है 320। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 320 × 100 और नीचे 100 माइनस लॉस। ठीक है, जो है 20%। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 320 × 100/80। ठीक है, तो 80 4 जा 320 और 4 × 100 400, तो 400 इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक मिनट आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा CP जो है हम उसको साइड में लिख के रख लेते हैं, 400 हमको देखने को मिल गया। ठीक है, हमने इसका CP तो निकाल दिया, अब इसको हमें 20% के प्रॉफिट से इसको बेचना है। ठीक है, तो आइए इसको बेचते हैं 20% के प्रॉफिट से। ठीक है, उसको जो सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें 20% का प्रॉफिट भी तो ऐड करना है, अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 100 × 4, ये 4 से कट जाएगा हमारा, और 120 × 4 कितना होता है 480। तो 480 पे अगर आप इसको बेचते हैं तो आपको 20% का फ़ायदा हो जाता है। तो ठीक है, तो 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मैं आपको फिर समझा देता हूँ। पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो कि हमने 400 निकाला। फिर जैसे हमने कॉस्ट प्राइस 400 निकाल लिया, तो हमें इसको 20% के प्रॉफिट से इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, जो कि 480 आपको आंसर मिल गया, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। करिए, इसको भी पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, कर लेंगे आप इसको भी। देखते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹1200 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है ये, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। करिए इसको। तो ठीक है, मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखिए आप, क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता ही है, जो मेन अमाउंट होती है सम। ठीक है, 1200 जैसे प्रिंसिपल इसमें दे रखा है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। ठीक है, ये रेट अपॉन 100 का स्क्वायर, इस मतलब का टी ऊपर पावर में टी जाता है -1। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में टी, टाइम मतलब कितने टाइम के लिए है। जैसे यहाँ पर 2 ईयर के लिए तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 3 ईयर के लिए तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ऐसे करके आपको करना है, और -1। ठीक है, तो अब देखते हैं, रखिए बस इसमें, और आप आंसर निकाल सकते हैं। 1200 हमारा वो है 1 प्लस 20 अपॉन 100, और टाइम कितना था 2। तो इसमें थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, तो वो मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, बस आपको इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप छोटे बच्चे तो है नहीं, प्लस माइनस डिवाइड ये सब तो आपको आता ही होगा। तो मैं आपको सीधे इसका आपको आंसर बता देता हूँ, जिसका आंसर है वो है डी ऑप्शन 528। ठीक है, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको डी ऑप्शन 528 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 160 मीटर लॉन्ग in 18 seconds and another platform 120 मीटर लॉन्ग in 15 seconds. The speed of the train is। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। करिए। तो मैं आपको उसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है। जो ट्रेन है वो 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और अगले प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ही ट्रेन की बात हो रही है, कोई दूसरी ट्रेन नहीं है ये, तो एक ही ट्रेन पहले 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस करती है, और अगले प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लॉन्ग है उसको 15 सेकंड में करती है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? अगर आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जरूर निकालनी पड़ेगी कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब क्या करना है आपको, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 मिनट में आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस, आपको ये बात तो पता ही होगी, आपने ट्रेन वाले बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो उसमें हम प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम जब दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे तभी हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगी। तो हमें ट्रेन की लेंथ तो पता ही नहीं है, और मैंने आपसे कहा था पहले ट्रेन की लेंथ पता होगा तभी आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो 162 प्लस एक्स, ठीक है, मैंने एक्स ले लिया ट्रेन की लेंथ को, अपॉन 18। ठीक है, तो ये तो पहला केस बन जाता है हमारा। अब हम यहीं दूसरे केस पे चलते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, फिर जगह नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, और हम दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरे केस में क्या है, 120 प्लस एक्स अपॉन 50। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रेन तो दोनों एक ही है, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, दोनों ट्रेन एक है तो, और स्पीड भी दोनों की सेम ही होगी, तो हम आपस में इसको इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए होगे आप, छोटे बच्चे तो है नहीं, इतना तो आप समझते ही हैं। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो 162 प्लस एक्स अपॉन 18 इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स अपॉन 15। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं बताता हूँ एक्स की वैल्यू, जैसे आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधे सीधे एक्स की 90 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो आपको एक एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो बताऊंगा नहीं। तो ठीक है, आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी एक्स इक्वल टू 90 मीटर। ठीक है, अब यही 90 मीटर आप पहले या दूसरे किसी भी एक केस में रख के आप स्पीड निकाल सकते हैं। आइए स्पीड निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट,
स्पीड निकालते हैं हम। तो स्पीड क्या है 120, जैसे हम दूसरे केस में रख लेते हैं 120 + 90/15, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, ये अभी हमने ट्रेन की लेंथ निकाली अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो हमें स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की स्पीड। तो 210/15, इसको आप डिवाइड कर ले 370 और 3 5 जब 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको 50.4 km/h, ठीक है। 50.4 km/h इसकी आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। एक मिनट, हमें आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जब आप 70.50 निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपकी, पर आपने एक बात पे गौर करा कि यहाँ पर आपको km/h में स्पीड दे रखी है और यहाँ पर सारा खेल मीटर और सेकंड में हो रहा है। तो आपको इसको किलोमीटर में भी चेंज करना है, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये अभी आपका मीटर/सेकंड में आया है। तो उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको सीधे सीधे पता है कि आपको क्या करना है 18/5। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सभी को पता होती हैं। अगर आपको km/h में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मीटर/सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आपको पता होगा। तो आप 5 इसको काटेंगे यहाँ से तो आपको 50.4 km/h इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तब आपका ये सी ऑप्शन जो है राइट आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, मीटर और सेकंड का खेल नहीं देखते और km/h में आंसर लगा के आ जाते हैं। तो आपको उसको चेंज करना है और सही आंसर करना है, ठीक है। 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। एक मिनट, अगर आपको km/h में चेंज करना है तो जो आपका आंसर आया है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको मीटर/सेकंड में चेंज करना है तो किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दो बात आप याद रखना, बहुत ज़रूरत आएगी आपको इसके क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बोट वाला क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर लेंगे आप इसको। पढ़िए इसको। अ बोट ट्रेवल 24 km अपस्ट्रीम इन 6 hours and 20 km डाउनस्ट्रीम इन 4 hours. Then the speed of boat in still water and the speed of water current are respectively. तो करिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए, कर लेंगे आप। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसे ये स्पीड एंड डिस्टेंस वाले होते हैं वैसे ये भी हैं। तो हम देखेंगे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की हम पहले स्पीड तो निकाल लें, तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे इसमें। तो देखते हैं स्पीड कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 24 km अपस्ट्रीम मतलब 24 km अपस्ट्रीम जाता है वो 6 घंटे में, और 20 km डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, ठीक है। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है बोट की। जब ये पूछा था ना कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब सीधे सीधे आपसे बोट की स्पीड पूछी। जब पानी रुका हुआ है तो सिर्फ स्पीड किसकी होगी, बोट की तो होगी। और आपको बतानी है पानी के बहाव की स्पीड, ठीक है, वाटर करंट मतलब पानी के बहाव की स्पीड कितनी है। तो आपको ये दोनों स्पीड बतानी है। आइए करते हैं। तो पहले हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना था 6 घंटा लगा उसको, तो कितना आ गया 6 4 जा 24, तो 4 घंटे ये आ गया। और डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की क्या है, कितना करा था उसने 20 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 5 घंटे ये आ गए, ठीक है। मतलब 4 घंटे तो उसको, एक मिनट थोड़ी गलती हुई, ये हो गई कि 4 km/h, ये इसकी थोड़ी स्पीड हो जाएगी। चलिए इसको शुरू से करते हैं, थोड़ी गड़बड़ी हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो हमें क्या स्पीड निकाला था, मैं बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। स्पीड, एक मिनट, तो अप स्ट्रीम की हमें स्पीड निकाल, यार गड़बड़ी होती जा रही है इसमें तो, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं इसको। बोट की सबसे पहले हमें अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है, ये स्पीड की बात हो रही है, अब याद रखना अपस्ट्रीम की स्पीड की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना था 6 घंटे, तो कितनी आ गई 6 4 जा, तो 4 km/h इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की कितना है, डिस्टेंस कितनी है 20 और टाइम कितना है 4 आवर, ठीक है। तो 5 km/h इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ठीक है। तो हमने अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल लिया और डाउन की भी स्ट्रीम ले। तो अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको स्टिल वाटर के निकालने के हैं तो आप दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। 5 + 4/2, तो 4.5 km
पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का सम करें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपको सीधे स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड मिल जाएगी, और दोनों का माइनस करके अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पानी की मिल जाएगी, तो 0.5। ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर है जो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है, 4.5 एंड 0.5 किलोमीटर पर आवर। पहले आपको दोनों की स्पीड निकालनी है कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। फिर अगर आप दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको स्टिल मतलब बोट की स्पीड मिल जाती है, और दोनों को माइनस करके डिवाइड करते हैं तो आपको पानी की स्पीड मिल जाती है। तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी 144 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। If the measure of each interior angle of a regular polygon be 144 degree, the number of sides of the polygon is। तो लगाइए फॉर्मूला, करिए आंसर इसका, देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो नोट करके रख लेना, ऐसी चीज़ें तो आपको नोट करके रखनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री और इक्वल टू में क्या रखते हैं, गिवन एंगल। तो गिवन एंगल हमको क्या दे रखा है, 144 डिग्री। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है वो आपको 10 देखने को मिल जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने बस आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप इसमें रखिए, आपको n देखने को 10 मिल जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 20 रख के देखिए, 24 रख के देखिए, 36 रख के देखिए, जो 144 डिग्री के इक्वल में आ जाए वही सही आंसर। तो मैंने यहाँ पर जैसे 10 रखा तो मुझे 144 डिग्री मिल गया, जिसमें आपको रख के भी दिखा दूँ, यकीन नहीं हो रहा तो 20-4 अपॉन 10 इंटू 90। ठीक है, तो 90 10 9 जा, और यहाँ 20-4 कितना होता है, 16, और 16 9 जा 144 डिग्री। ठीक है, हो गया ना सही। बस अब जैसे इसमें आप 10 रखेंगे आपको 144 डिग्री मिल जाएगा, तो उसका आंसर राइट जो है वो 10 ऑप्शन। ठीक है, जो ए ऑप्शन जो हो जाएगा, जो कि 10 है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए अगले क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ 5 consecutive integers is s, then the largest of those integers in terms of s is। करिए, देखिए 5 consecutive integers का सम है जो है s, तो हमें जो उनमें से जो लार्जेस्ट वाला है उसका सम वो बताना है। ठीक है, हमें वो लार्जेस्ट वाला क्या होगा। तो पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, एक मिनट, मान लीजिए पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x है, तो दूसरा क्या होगा, x+1, तीसरा क्या होगा, x+2, चौथा क्या होगा, x+3, और पांचवा क्या होगा, x+4। ठीक है, तो आपका इनका क्या है, सम दे रखा है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, सम हो गया। तो 1 2 3 4 5 x दिखने को मिल जाते हैं हमें, और यहाँ पर 1 1 3 6 10। ठीक है, तो 5x + 10 = s, यही हमें दे रखा है ना कि 5 consecutive इंटीजर्स का सम हमें s दे रखा है। ठीक है, ये s। ठीक है, तो यहाँ से हमें बस x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, s - 10/5। ठीक है, तो s - 10/5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपको ए ऑप्शन में। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, अ कोन ऑफ सेम हाइट एंड द सेम बेस इज रिमूव, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए आप थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, बहुत से बच्चे गलती करते थे, पाई की वैल्यू रख देते हैं, ऑप्शन देखते ही नहीं है। जबकि देखिए पाई की वैल्यू ऑप्शन में नहीं रखी गई है, पाई जैसा था वैसा ही है, 240 पाई, 5280 पाई, 620 पाई। तो पाई की वैल्यू मत रखना, जैसे आप रख दें 22.7 या 3.14, वो आपको इस वक्त नहीं रखनी है। ये सबसे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर पाई की वैल्यू नहीं रखने को मिलती है। तो करिए इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट। तो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सॉलिड सिलेंडर में से जो 10 सेंटीमीटर हाइट का है और उसका जो रेडियस ऑफ बे मतलब रेडियस जो है इसका वो 6 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर कोन निकाल लिया जाता है सेम हाइट का, अगर उसमें कोन निकाल, जैसे मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझाता हूँ। मान लिए सिलेंडर है, ठीक है,
ये सिलेंडर है। अब इसमें से मैं सेम हाइट का कोन ऐसे काट के निकाल लेता हूँ, ठीक है, और सेम बेस का, ठीक है। अगर मैंने इसमें से कोन काट के निकाल लिया तो ये रिमेनिंग सॉलिड है, यही पूछा होगा ना, सेम बेस इज रिमूव द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हाँ देखो, ये रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम है हमें वो बताना है, क्योंकि इतना हिस्सा तो हम निकाल चुके हैं, तो ये रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो हमें बताना है। तो आप डायग्राम से समझ गए होंगे। चलिए इसको करते हैं, एक मिनट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेंडर में से कोन को काटा है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसे एक काम कीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों का हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। तो देखते हैं, करिए इसको। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1/3, ठीक है, 1 - 1। एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ। अगर हमने इसमें से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है 1 - 1/3। तो ये कितना हो जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी में आपको रख देना है सारी वैल्यूज और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2/3 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 6, ठीक है, तो ये 36 हो गया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और हाइट दे रखी है 10, 3 1 12 जा, तो कितना हो जाएगा 240 पाई। आपको इसका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ए ऑप्शन में है, ठीक है, 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर राइट 240 पाया जाता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम माइनस करना है, फिर इसमें से पाई आर स्क्वायर एच मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/3 बचा। तो जो इसका मेन फॉर्मूला बन के आता है एंड में 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे 240 पाई आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि ऑप्शन में भी पाई था, तो मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी यहाँ पर, तो 240 पाई मेरे को आंसर मिल जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 5 men and 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and a woman together. The work done by a man and a woman should be in the ratio. रेशियो वाला सवाल है, वुमेन मैन वुमेन वाला। करिए इसको सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक मिनट। 5 men and 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and a woman together. The work done by a man and a woman should be in the ratio. तो देखिए 5 men, ठीक है, 5 men प्लस 2 women, ठीक है, किसके इक्वल काम करती हैं 4 men प्लस 4 women के, ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन में। 5 men और 2 women किसके 4 men और 4 women के इक्वल काम करती हैं। तो बस आपको कुछ नहीं, मैन को इधर ले आना है, वुमेन जैसे मैन को इधर ले आया मैं और वुमेन को इधर ले आया, बस मुझे रेशियो मिल जाएगा। जैसे 5 में से 4 गया, इधर एक ही मैन बचा, उधर 4 वुमेन में से 2 वुमेन गई, तो कितना बचा 2 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या जाएगा, W वुमेन नीचे ले आइए, मैन अपॉन वुमेन 2/1, तो आंसर 2:1 इसका आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। तो 2B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 5 मैन और 2 वुमेन किसके इक्वल काम करती है, 4 मैन और 4 वुमेन के। फिर मैंने बस मैन को इधर भेज दिया और वुमेन को इधर भेज दिया, तो मैन इक्वल टू 2 वुमेन आया, तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया 2/1, तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से आ गया भाई, चलिए करिए इसको। बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है, करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, काफ़ी सिंपल, इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ये सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम बेसिक फॉर्मूले। cos स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आप शायद से समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन लिखा कैसे है, ठीक है, तो आपको समझाता हूँ कैसे लिखा है ये, एक मिनट। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, पूरा अपॉन में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। करिए इसको सॉल्व। चलिए मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है इसको। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब कॉट को आप किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
एक मिनट मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा अगला पार्ट इसका, तो मैं इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से। तो ऊपर क्या था कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होगे, एक मिनट। हाँ तो करते हैं इसको, देखेंगे। आप मैंने क्या कहा था पहले कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉस और साइन में चेंज कर लूँगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। मैंने इस कॉट को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था, अब आगे चलते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँगा जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये साइन यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, एक मिनट तो यहाँ पर करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर, एक मिनट, हाँ यहाँ तक अब कर चुके हैं, एक मिनट, तो टेन, एक मिनट, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, तो टेन एक्स इज इक्वल टू √3, और टेन एक्स की वैल्यू अगर √3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू आप समझ गए होगे, एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको उसको राइट आंसर मिल जाता है। तो आपको मोटा मोटा हिंट दे देता हूँ आपको कि कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस आप याद रखिए कि कॉट स्क्वायर एक्स को मुझे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में चेंज करना है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना है और फिर इसको ऊपर भेज के मुझे सॉल्व कर लेना है, जो कि मेरा टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा जो 3 के इक्वल है। तो टेन एक्स इक्वल टू √3 और √3 की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है, तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, करिए इसको भी सॉल्व। टेन 330 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी एक्स की वैल्यू बतानी है, करिए सॉल्व इसको। तो टेन 330 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो उसको पहले आप उसको चेंज कीजिए एक साइकिल में, ठीक है। टेन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये भी तो बात वही है, ये और ये दोनों कॉमन तो हैं, तो ठीक है। जब टेन 360 माइनस 30 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 अपॉन √3, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, ए इसका राइट हो जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस के अगले पार्ट में होंगे, हर पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अगले पार्ट में फिर से 20 क्वेश्चन, मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 100 जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है आपसे। तो ये सवाल तो कुछ ज़्यादा ही बेकार सा आ गया है, इस सवाल को तो कोई बच्चे, ये शायद मुझे लग रहा है 8th स्टैंडर्ड या 6th 7th स्टैंडर्ड का आपको सवाल मिल गया है। आ जाते हैं कभी ऐसी सवाल, किस्मत अच्छी हो तो करिए इसको, ये तो कर ही लेंगे आप। चलो मैं करके बता ही देता हूँ आपको, 3/4 + 8/9, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 9 का 36, ठीक है। तो 4 9 जा तो 9 3 जा 27 + 9 4 जा तो 32, ठीक है। तो कितना हो गया ये 59/36, ठीक है। तो 59/36 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, आपने काफ़ी क्वेश्चन करे होंगे, अपना स्कोर कमेंट कीजिए मुझे, और जिस क्वेश्चन में भी आपको परेशानी आई है या जिस भी सेक्शन में आपको परेशानी है तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। अब अपने जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, वर्क एंड टाइम, एवरेज वाले,
या प्रॉफिट एंड लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, उसमें हम और भी धमाल मचाएंगे और भी शानदार क्वेश्चन होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।